हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे एक्सरसाइज 5 यानी कि एपी का जो चैप्टर था समांतर श्रेणी का, है ना, उसका इंट्रोडक्शन देख लिए थे। और इस लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 अभ्यास यानी प्रश्नावली 5.1 का कुछ प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर होगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कहने का मतलब यह है कि हमको जांच करना है कि इनमें से कौन एपी में है। चूँकि हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लेते कि एपी हम लोग किसको कहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि अगर यदि एक सीरीज है ना, पद है, सभी के बीच में अंतर समान होना चाहिए, तब उसको हम लोग एपी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, लेकिन जब उसके अतिरिक्त मान लीजिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप चलिएगा तो उसके लिए 15 रुपया के अलावा जब दूसरा किलोमीटर चलिएगा तो 8 रुपया लगेगा, तीसरा किलोमीटर चलिएगा फिर उसमें 8 रुपया जुड़ते जाएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार जो होता है ना, हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, मेरा 15 रुपया है। ठीक है, अगर दूसरा किलोमीटर चलते हैं यानी सेकेंड किलोमीटर जब हम लोग दूरी करते हैं तय करते हैं तो 15 रुपया पहला किलोमीटर का और दूसरा किलोमीटर के लिए उसमें मात्र आपका 8 रुपये जुटेगा, तो 15 कितना हुआ 2.5 रुपया। फिर अगर तीसरा किलोमीटर हम लोग चलते हैं तब यहाँ पर हमारा होता है ये 15 है प्लस, मतलब यहाँ पर समझिए ना, ये 23 रुपये यहाँ 2 किलोमीटर तक का होगा और फिर इसमें 8 रुपये जुटेगा। ठीक है, 23 और 8 कितना होगा आपका 29 होगा। फिर अगर यदि 4th किलोमीटर के लिए चलते हैं का किराया, तो सॉरी ये जो हो जाएगा तो 31 हो जाएगा, 31 होगा, है ना। फिर यहाँ 31 और फिर इसमें कितना जुटेगा 8, तो बराबर कितना होगा 39। इसके बाद में फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमको एक सीरीज प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, पहले 15 फिर 23 फिर 31 और फिर 39, मतलब 8 रुपये बढ़ते गया। अब इसमें हम देखे थे कि दोनों के बीच में अगर सभी एपी के बीच में सभी टर्म के बीच में अगर समान अंतर है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। इसको हम लोग बाय फार्मूला भी देख सकते हैं। बाय फार्मूला क्या बोलते थे, डी बराबर कि a2 माइनस a1। तो a2 मेरा क्या था 23, a1 मेरा क्या था 15, बचेगा कितना 8। फिर अगर d2 निकालेंगे हम लोग तो क्या था, ये मेरा a3 था, तो a3 माइनस a2, तो क्या बच जाएगा a3 में 31 माइनस 23 बराबर कितना बचेगा 8। फिर d3 देखेंगे तो d3 बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a4 माइनस a3, तो a4 मेरा कितना है 39, a3 कितना है 31, बराबर कितना बच रहा 8। तो देख रहे हैं कि सभी के बीच का जो मेरा अंतर है वो 8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि सभी के बीच सार्वंतर समान है ना, मतलब 8 है, इसलिए यह एपी बनाता है। बस हमको इतना ही करना था, दैट्स ऑल। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि सभी के बीच का अंतर सेम है इसलिए वो एपी बनाता है, अगर यदि सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं बनाएगा। क्लियर, चलिए आप लोग इसका दूसरा पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ रफली भी हम लोग करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर नोट करना होगा तो उसके लास्ट में आप नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एक पंप को जब हम लोग लगाते हैं तो पंप जो है 1/4 भाग हवा को बाहर करता है प्रत्येक बार। तो उससे हम लोग को देखना है कि क्या वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेलन में कितना हवा है ये चीज़ तो दिया हुआ नहीं है, इसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं कि माना
बेलन क्या था, वही में था, एक मिनट, उपस्थित हवा की मात्रा, अच्छा उसमें ठीक है। तो हम लोग लेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, कि कितना उसका आयतन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं कि मान लीजिए हम लोग इसमें बेलन में आपका जो है 64 लीटर हवा का मात्रा है, ठीक। अब प्रत्येक बार क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है इसमें, कि प्रत्येक बार 1/4 भाग हवा को बाहर निकालता है। तो अगर यदि 64 है, इसका 1/4 को हम बाहर कर देते हैं तो कट के कितना होगा, 16 × 64, यानी कि 64 में माइनस होगा 16 लीटर हवा, तो माइनस के बराबर कितना बचेगा, 14 में 6 गया तो 8 और फिर 5 में गया तो 4, यानी 48 लीटर बचेगा, ठीक है। फिर दूसरा बार में क्या करता है कि हमारा जो 48 लीटर बचा उसका फिर 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग क्या हो गया, हवा रिमूव कर लिया। फिर इसको काटिए, 12 × 48, कितना हवा निकला, 12। तो यहाँ मेरे पास बचा था 48 लीटर और फिर 12 लीटर माइनस करेंगे, तो 8 में 2 गया तो 6, 4 में गया तो 3, 36 लीटर। उम्मीद है कि आपको समझ में आता ही होगा यार, है ना। फिर हम लोग देखिए कि मेरे पास कितना लीटर बचा, 36 लीटर। फिर इसका 1/4 भाग हवा रिमूव हुआ। फिर इसको काटिए, कितना होगा, 12 या 36, सॉरी 9 × 36, 9, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बचा था 36 माइनस यहाँ क्या है 9, 36 में 9 गया तो मेरा कितना बचेगा, 27 लीटर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक सीरीज प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले मेरे पास 64 था, फिर मेरे पास 48 लीटर आया, उसके बाद कितना बचा, 36 लीटर, फिर कितना लीटर बचा, 27 लीटर, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब इसको हम लोग चेक कीजिए, चेक कैसे करेंगे, A2 - A1 बराबर, A2 मेरा कितना है 64, सॉरी हाँ घटते क्या है ना, तो 48 माइनस 64 कितना बच रहा है, 8 में माइनस 16 बच रहा है, ठीक है। फिर A3 - A2 करेंगे तो 36 में 48 जाएगा, 36 में 48 तो कितना बच रहा है, -12 बच रहा है, ठीक है। फिर A4 - A3 करेंगे तो अगर 27 में मेरा 36 जाता है तो कितना बच रहा है मेरा, -9 बच रहा है। यानी कि सब में देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है सब में अलग अलग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि सभी के बीच का सार्वंतर अलग अलग है, अलग अलग है ना, इसलिए यह AP नहीं बनाता, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसी तरह से आगे 2 क्वेश्चन और हैं, है ना। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला का तीसरा देखिए क्या है सो, बोलता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कुल मिला के देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए कि टैक्सी वाला, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। एक कुआं की खुदाई चल रही है, ठीक है, और कुआं की खुदाई जब पहला मीटर की खुदाई होता है तो उसमें 150 रुपये लगता है। तो हम लोग लिखेंगे कि कुआं की प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना है, 150 रुपये। अब जैसे हम लोग सेकेंड मीटर की खुदाई करते हैं, सेकेंड मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये में आपका 50 रुपये बढ़ रहा है तो कितना हुआ, 200। फिर जब तीसरा मीटर की खुदाई करेंगे, खुदाई की लागत तो मेरा कितना होता है, 200 रुपये में फिर 50 रुपये बढ़ेगा, कितना हुआ, 250। चौथा मीटर की जब खुदाई करेंगे तो 250 में 50 रुपये जुटेगा तो कितना होगा, 300। यानी कि
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई पर आपका 50-50 रुपये इंक्रीज हो रहा है। तो 150, 200, 250, 300। तो हम लोग यहाँ से देखने से लग रहा है कि 150 है ना, 150, फिर 200, फिर 250 और फिर 300, यानी कि सभी के बीच का जो अंतर है वो मेरा कितना है, 50 है। दैट मीन्स ये आपका एपी बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी पदों के बीच का अंतर समान है ना, इसलिए यह एपी बनाता है। ठीक, आपको जहां भी वीडियो को देखने में प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट करें तब तक, फिर हम लोग 40 में चलते हैं। चौथा नंबर है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि हमारे पास एक राशि है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक राशि। मतलब प्रारंभ में जो मेरे पास राशि है वो है 10,000 रुपया। ठीक है, कितना रुपया है, 10,000 रुपया। अब प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 8% उसमें बढ़ते जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 8% उसमें बढ़ते जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक वर्ष, तो एक वर्ष के बाद राशि कितना हो जाएगा, 10,000 का 8%, 8/100 हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए 2 0 2 0 कैंसिल, कितना हुआ, 100 को 8 से गुना कीजिए, 800 रुपये। तो बराबर पहले मेरे पास था 10,000, इसमें जुटेगा 800, बराबर कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे दूसरे वर्ष में, 2 वर्ष के बाद राशि बराबर, अब मेरे पास दूसरा वर्ष में जो था राशि निकालेंगे 10,800 का, तो फिर लिखेंगे 10,800 का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 8%। तो 8/100, यानी कि 8% का मतलब समझिए, 8% का मतलब होता है बटा 100, इसलिए इसका इतना गुना बटा 100। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल, तो गुना कीजिए, 8 64 के 4 में 6 और 10 80 और 6 86, 864 आएगा। तो 10,800 में 864 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 4 6 8 और 16 के 6 में 1 10 और 1 11, इतना रुपया। तो मेरे पास सीरीज क्या आया, पहले मेरे पास था 10,000 रुपया, फिर मेरे पास आया 10,800 रुपया, और तीसरा बार में आया 11,664 रुपया। अब देखिए तीनों के बीच का अंतर है ना, 3 बार निकालिए, तो क्या होता है, A2 - A1। A2 मेरा है 10,800 माइनस A1 है 10,000, तो बचा कितना, 10,800 में 10,000 जाएगा तो 800 बचेगा, ये हम रब कर रहे हैं। ठीक है, फिर D2 क्या निकलेगा, A3 - A2। A3 मेरे पास क्या है, 11,664, ये वाला कितना है, 10,800। घटाइए, 4 में 0 गया तो 4, 6 में 0 गया तो 6, 16 यहाँ बचेगा 16, 16 में 8 गया तो 8, और 10 में 9 गया तो 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 800 बचा और यहाँ 1800 बचा। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि सभी के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं बनाता है। ठीक है, ये था प्रश्न 1 का आपका 1 2 3 4 चारों प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, जहां भी दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिए, है ना, या तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 6200512456। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग तब 10 सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है हमको, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी है। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं कि प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और सार अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा देखिए 5 प्रश्न जो है उसमें 5 प्रश्न में हमारा ए दिया हुआ यानी प्रथम पद और सार अंतर यानी डी यानी सभी के बीच का अंतर जो बराबर होता है वो दिया हुआ है और प्रथम पद जो होता है वो दिया हुआ है। तो चलिए पहला को हम लोग लिखते हैं कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 जब है होगा तो प्रथम 4 पद और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में हम एक चीज बताए थे कि समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है जिसको हम बोलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि हमको 4 पद निकालना है इसलिए 1 2 3 4 यही 4 पद पर हम लोग इसको बैठा देंगे, हमारा 4 पद निकल जाएगा। अब कैसे सो देखिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर 10 तथा डी बराबर 10 को, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d तथा ए प्लस 3d में रखने पर अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे हम लोग, अभी बताए कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है। ठीक है, अब ए प्लस 3d, ए प्लस 4d आप जितना टर्म निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमको पूरी जगह की अगला 10 पद लिखिए तो हम कहाँ तक जाएंगे, ए प्लस 9d तक जाएंगे। ए प्लस डी मतलब 1d 2d 3d यहाँ 9 हो गया और एक मेरा ये लेकर के 10 होता है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं ए को, तो ए बराबर मेरे कितना है 10, ये पहला पद निकल गया। फिर दूसरा है ए प्लस डी, तो लिखेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 10, ए का मान 10 प्लस डी, डी का भी मान कितना है मेरा 10 प्लस 10, तो 10 और 10 कितना हुआ 20। तीसरा पद हम लोग निकालते हैं क्या है ए प्लस 2d, तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर ए का मान 10 प्लस 2d, एक फॉर्मूला वाला 2 इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ है 10 बराबर कितना होगा 10 प्लस 10 दूनी 20, तो 20 और 10 कितना होगा 30। उसके बाद लिखेंगे ए प्लस 3d, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 10। ध्यान रखिएगा ए का मान हमेशा जब इसको बना रहे हैं तो इसका मान लेके चलो, जब सेकंड का बनाएंगे तो इसमें ए का मान लगेगा। ठीक है, 10 प्लस 3d, 3 इंटू डी, डी का मान फिर कितना है 10, तो 10 प्लस इसको पहले गुना कर देंगे 10 3 30, 30 10 40। ठीक है, तो इसलिए प्रथम 4 पद बराबर क्या क्या है यहाँ से देखिए 10 20 30 उसके बाद 40, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ठीक है ना, यहाँ तक हमको दिख रहा है। ठीक, ये हमारा निकल गया प्रथम 4 पद। तो सेम यही सूत्र पर हम लोग इसमें 5 जो है ये 5 को हम लोग निकालेंगे, दूसरा तीसरा चौथा 5वां। ठीक, उसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे चलिए क्या लिखेंगे ए बराबर -2 तथा डी बराबर 0 को ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d तथा ए प्लस 3d में रखने पर रखते जाइए। ए का मान कितना है -2, एक निकल गया। दूसरा मेरे पास है ए प्लस डी, तो ए का मान -2 प्लस यहाँ फॉर्मूला में प्लस है तो डी का मान 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे -2 ही होगा। फिर ए प्लस 2d इज इक्वल टू ए का मान -2 प्लस 2d यानी 2 इंटू डी का मान फिर कितना है 0 बराबर ए -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 प्लस 0 बराबर -2। फिर ए प्लस 3d इज इक्वल टू ए का मान -2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये वो कितना -2। इसलिए प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा -2 यानी सब का आंसर -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन।
फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह करेंगे, है ना। क्या है कि a बराबर 4 तथा d बराबर -3 को कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस d a प्लस 2d तथा a प्लस 3d में रखने पर प्रोसेस अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग a लिखते हैं, तो a का वैल्यू कितना है 4, फिर a प्लस d, तो a का वैल्यू 4 प्लस d का वैल्यू कितना है मेरे पास -3। तो यहाँ कैलकुलेशन में देखेंगे, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है -3, तो 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1। फिर a प्लस 2d, तो a का वैल्यू 4 प्लस 2d यानी 2 इंटू डी का वैल्यू -3, क्या बचेगा 4 प्लस माइनस 3 टू 6, तो 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन बड़ा है 6 के साथ है माइनस, इसलिए हो जाएगा -2, ठीक है। फिर a प्लस 3d इक्वल टू a का वैल्यू 4, 3d 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3, ठीक है -3, तो फिर 4 प्लस 3 3 9 -9 प्लस माइनस, तो 9 में 4 गया तो 5, उसका 9 बड़ा है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आया, तो लिखेंगे प्रथम 4 पद इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 1 -2 -5, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसा प्रश्न भी बनेंगे। फिर यहाँ पर देखिए a बराबर -1 d बराबर 1/2 को a प्लस d a प्लस 2d तथा a प्लस 3d में रखने पर क्या क्या हो जाएगा, हमारा है a का वैल्यू -1, उसके बाद है a प्लस d, तो a प्लस d कितना हो जाएगा, a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू मेरे पास है 1/2, तो -1 में आधा घटाएंगे, तो इसको हम एलसीएम भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन एक में आधा जगह आधा ही बचता है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है 1, तो 1 के साथ माइनस है इसलिए यहाँ -1/2 हो जाएगा। फिर है 1 प्लस 2d बराबर -1 a का मान प्लस 2d 2 इंटू डी का मान 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1 प्लस 1 इक्वल टू 1 1 खत्म, तो बचेगा कितना 0। फिर a प्लस 3d इज इक्वल टू a का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 3/2, ठीक है। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे 2 2 का 2 -2 प्लस 2 का 2, 1 को 3 से गुणा कीजिए 3, तो 3 में 2 गया तो 1/2, ठीक। इसलिए प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएगा -1 1/2 0 और 1/2, दैट्स ऑल, ठीक। अब बचा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं, तो ये बराबर क्या है -1.25 और d बराबर कितना है -0.25। इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज को नहीं लिख रहे हैं, आप नोट कर लेंगे लैंग्वेज को, ठीक है। तो यहाँ लिखिए a बराबर -1.25, उसका क्या होता है a प्लस डी इक्वल टू -1.25 प्लस डी का वैल्यू a भी माइनस में है 0.25, तो क्या हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 इक्वल टू 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो -1.50 होगा, ठीक है। फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस -25 को 2 से कीजिए 0.50, ये हो जाएगा 25 75 -1.75, तो कितना होगा 1 2 3 एक और निकलेगा, है ना। a प्लस 3d इज इक्वल टू -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस में, ठीक। ये हो जाएगा आपका -1.25 प्लस माइनस और 25 या 75 0.75, अब जब इसको जोड़ेंगे तो 25 और 70 1 हो जाएगा और 1 तो -2.00, ठीक। तो प्रथम 4 पद, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये और एक ये,
प्रथम 4 पद बराबर -0.25 सॉरी 1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। दैट्स ऑल। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 या 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, ओके, गुड बाय।